प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार पेपर होने वाला है स्टार्ट। आप लोगों का देखिए ओरिजिनल बहुविकल्पी का पेपर है ये। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो है आप लोगों का देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। देखिए, यदि आप कॉमर्स साइड के विद्यार्थी हैं या तो आर्ट साइड के, यदि आपका विषय अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र के वे विद्यार्थी जो कि बहुविकल्पी 2024 के ओरिजिनल पेपर को नहीं देख पाए हैं, तो वो इस चैनल पर जरूर जुड़े रहें और जबरदस्त तरीके से इसे खुद भी देखें और दूसरों तक भी इसे जरूर शेयर करें। तो देखिए ड्यूरेशन जो सेट, टोटल सेट जो होता है आपका 7 सेट होता है, जिसमें कि सेट 1, सेट 2, सेट 3 का डिस्कशन आप लोग से किया जा चुका है। अब यहाँ पर जो मैं स्टार्ट आप लोग के साथ करने वाला हूँ वो सेट 4 से करने वाला हूँ। कहाँ से? सेट 4 से। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर जो है देखिए ये हम लोग का सेशन है सेट 4 329 FH, यानी सेट 4 329 FH से हम लोग को जो है स्टार्ट करना था। चलिए यहाँ बढ़ते हैं हम लोग कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को लेकर बढ़ते हैं सेट 4 329 FH के सेशन को लेकर। पहला देखिए प्रश्न क्या है, यदि कुल उपयोगिता अधिकतम हो तो सीमांत उपयोगिता क्या होगी? यदि कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता जो होती है प्रिय विद्यार्थियों वो शून्य होती है। यानी कुल उपयोगिता अधिकतम पर अगर अधिकतम सीमा पर चला जाता है वो, तो सीमांत उपयोगिता उस समय जो होता है वो शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य। ठीक है, इसका मतलब कि उस समय जो होता है सीमांत उपयोगिता का कोई विशेष वैल्यू नहीं रह जाता है। दूसरे देखिए मांग की लोच, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन एनालिसिस। मांग की लोच से हमेशा पेपर प्रश्न में पूछा जाता है आप लोग का। तो मांग की कीमत लोच का क्या अभिप्राय है? प्रश्न है मांग की कीमत लोच का क्या अभिप्राय है? कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है। मांग में परिवर्तन, वास्तविक आय में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन। तो देखिए दोस्तों, मांग का लॉज का मतलब ये होता है कि कीमत में परिवर्तन के कारण जो होता है मांग में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी अगर कोई वस्तु सस्ती है तो देखा जाता है कि उसका मांग भी उसी प्रकार से बढ़ता है। यदि कोई वस्तु महंगी है तो उसी प्रकार से उसका मांग भी जो होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है ना, ये रहेगा आप लोग का इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट जो है तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब हम लोग का जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है, उपयोगिता उपभोक्ता की संस्तति हेतु सही शर्त क्या है? यह हमारे एक्स वाई इक्वल टू पी वाई बाई पी एक्स, एम आर एस एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई, यह हमारे एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स इंटू पी वाई, यह हमारे एक्स वाई इक्वल टू 1 अपॉन पी एक्स इंटू पी वाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर विकल्प नंबर जो आपका बी होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यह हमारे एक्स वाई जो होगा वो पी एक्स अपॉन पी वाई के क्या हो जाएगा? आपका इक्वल हो जाएगा। तो उपभोक्ता की संस्थिति हेतु सही शर्त जो है यह हमारे एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में चौथे प्रश्न की ओर। उत्पादन फलन के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? लागत एवं लाभ, स्टॉक एवं प्रवाह, मांग एवं पूर्ति, आगत एवं निर्गत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चौथे का विकल्प नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, आगत एवं निर्गत। ठीक है, चौथे का डी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बोलते हैं, मांग का संकुचन होता है। मांग का संकुचन जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। यानी मांग के संकुचन के केस में क्या होता है, संबंधित वस्तु की जो कीमत होती है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी उसमें वृद्धि देखने को मिलता है। छठवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां हैं। राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां कौन है? उत्पादन, व्यय तथा आय विधि, भुगतान अवशेष आय तथा उपभोग विधि, बचत विनियोग तथा आय विधि, व्यय ह्रास तथा उत्पादन विधि। तो उत्पादन, व्यय तथा आय विधि जो होता है आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, भारत की बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक जो है वो नियंत्रित करता है? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मुख्य है और पूरे गतिविधियों को जो है वो यही देखता है। मौद्रिक संरचना या बैंक, भारत की बैंकिंग व्यवस्था को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के रूप में भी कहते हैं। जितने भी नोट आप देखेंगे तो उसमें उसी का रहता है साइन वगैरह, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही लिखा रहता है। सरकारी बैंक भारत का एकमात्र ना। डी में जब पढ़ते हैं, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग राजस्व घाटा के रूप में देखते हैं। आठवें का विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यदि उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति का मान जो होता है वो 0.75 हो तो निवेश गुणक का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर विकल्प नंबर ए दिया गया 4, बी दिया गया 3, सी दिया गया 2, डी दिया गया 1। तो विकल्प नंबर ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा 4। यानी सीमांत प्रवृत्ति का मान यदि इतना होगा तो निवेश गुणक का मान जो होता है वो 4 के इक्वल होता है। देश के भुगतान संतुलन के घाटे को ठीक करने के लिए आवश्यकता है वह क्या है? अपने निर्यातों में वृद्धि, अपने आयातों में कमी, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन, ये सभी।
तो देखिए दोस्तों, देश के भुगतान संतुलन घाटे को ठीक करने की जो आवश्यकता होती है वो ये सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से होती है, यानी ये सभी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अपने निर्यातों में वृद्धि होता है, अपने आयातों में कमी देखने को मिलता है, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन भी देखने को मिलता है, तो 10वें का विकल्प नंबर डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेट 5 है आप लोग का 329 FI। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसका डिस्कशन आप लोग के साथ किया जाएगा। इस सेशन में बने रहिएगा और डीजे सर चैनल के साथ जुड़कर खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य नोटिफिकेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।